आज इस हेल्थ एंड हाइजीन शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इतनी अच्छी सुंदर दोपहर है, इतना अच्छा परी बाज़ार यहाँ पर लगा हुआ है और आज मुझे एक जिम्मेदारी दी है थोड़े से ऐसे विषय पर बात करने की जिसका नाम भी हम सुनना नहीं चाहते हैं, और वो है कैंसर के बारे में। तो मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा मैडम। मैडम टीचिंग फील्ड में जुड़ी हुई हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशली, और साथ ही उनका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस कैसे उन्होंने कैंसर से पार पाई, इसके बारे में वो हम सबसे बात करेंगे। वेलकम मैडम। मेरे साथ दो बहुत ही यंग एंड डायनामिक स्पीकर्स हैं आज। दोनों ही इस विषय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमारे शहर का जो प्राइड है, जो हमारे शहर के लिए गौरवशाली इंस्टीट्यूट है चिरायु अस्पताल, हम सबके जीवन को किसी न किसी तरीके से वहाँ से उन्होंने छुआ है। तो अनिकेत और स्नेहा दोनों चिरायु अस्पताल से हैं। अनिकेत कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और स्नेहा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। दोनों का ही बहुत अच्छा एक एकेडमिक करियर रहा है और आज वो हमसे कैंसर की रोकथाम और इसके इलाज पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं। हम जब भी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं पेशेंट्स के बारे में और डॉक्टर के बारे में, मगर डॉक्टर शरीर का इलाज करते हैं। साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा मन, और हमारी जो मन है वो कहीं ना कहीं ध्वनि से जुड़ा हुआ है। ध्वनि यानी कि साउंड। तो हमारे साथ आज हम लकी हैं, डॉक्टर आरती सिन्हा मैडम हैं। मैडम साउंड हीलर हैं, और साउंड यानी कि आपके क्लैप्स के साउंड से उन्हें हमें वेलकम करना है। मैडम पिछले बहुत सालों से साउंड हीलिंग से जुड़ी हुई हैं। साउंड हीलिंग से बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में उन्होंने बहुत से पेशेंट्स और फैमिलीज़ की मदद की है। तो मैडम वेलकम। और जब आप स्टेज पर आ ही गई हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपने पैनल की शुरुआत कुछ बहुत मधुर ध्वनियों से करना चाहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैडम। थैंक यू। और इस खूबसूरत परी बाज़ार से बेहतर क्या जगह होगी इन मधुर आवाज़ों को फैलाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ दीज क्रिस्टल सिंगिंग बोल्स। सो यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट, आराम से बैठ जाएं। And I would request all the people who are sitting cross-legged, please do not sit like this. Never ever sit like this. This is not good for your health. It obstructs your breath, so we should always sit with the legs grounded, है ना? तो चलिए चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान ले आइए। We all are ready to receive these beautiful sounds. थोड़ा सा हम शांत रह के और सिर्फ इन आवाज़ों को सुनेंगे। What you can actually do is आप लोग माउथ बंद करके एंड डॉक्टर प्रिया नोज दिस वेल, ऑल द डॉक्टर्स नो दिस वेल, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, तो ये आपकी सुंदरता और बढ़ा देगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। These are the frequencies for your heart. चेहरे पे स्माइल, चेहरे पे सुंदर सी स्माइल। Gently close your eyes and the universe is listening to you.
आपको क्या चाहिए, आज वो सब पूरा होने वाला है. विजुलाइज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Wish you all the success and may all your wishes come true. Thank you. Thank you, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. कुछ सेकंड्स में ही मैडम ने हमको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया. बट अब हम वापस आते हैं उस विषय पर जिसकी हमें चर्चा करना है और जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं. मेरा सबसे पहला सवाल तो अनिकेत से ही होगा. कुछ साल पहले जब हम छोटे थे तो कैंसर एक अपवाद हुआ करता था. मतलब किसी को मोहल्ले में, शहर में हो जाए तो सब सोचते थे कि ये क्या है. बट अगर आज मैं इस ऑडियंस से पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो क्या आप लोग हाथ उठा सकते हैं? जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें कैंसर हुआ है? मतलब हम सब. तो क्या ये सही है आंकड़े कि जीवन काल में 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है? और इसके क्या आपको लगता है कि क्या कारण है? क्या हम डायग्नोज ज़्यादा कर रहे हैं या हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये इतना इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम. हर 9 में से एक भारतीय को कैंसर होगा, ऐसा एक अनुमान है. वो कैंसर उतना कम नहीं है जितना कभी हम सोचा करते थे. उसका इंसिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. उसके कुछ प्रमुख कारण हैं. उसमें से एक कारण ये है कि हिंदुस्तान एक यंग देश है और कैंसर आम तौर पे ओल्डर एज की बीमारी है. और जैसे जैसे हमारा नेशन एक ओल्डर एज की तरफ, एवरेज ओल्डर एज की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है. और भी इसमें कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि हमारी वेस्टर्नाइज्ड डाइट, हमारी कार्यशैली बदल गई है, ज़्यादा बैठने का काम है, मोटापा बहुत बढ़ गया है, खान पीन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है. उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पदार्थ हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड हैं, ना कि ऑर्गेनिक हैं. और एक और कारण ये भी है कि हमारी हेल्थ केयर का सक्सेस है कि अब बहुत सारे लोग जो उन बीमारियों से ख़त्म हो जाते थे, इन्फेक्शियस डिजीज़ से ख़त्म हो जाते थे, अब वो बच जाते. तो ये हमारे हेल्थ केयर की सक्सेस है कि हार्ट डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स से डेथ कम हो गई है. उसके कारण से एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जैसे जैसे ज़िंदगी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है. डेफिनेटली. तो हम ये बात तो बिल्कुल मान सकते हैं कि अब दूसरा एक और ये भी कारण है कि पहले जब कैंसर डायग्नोस होता था तो एक डेथ सेंटेंस होता था. बट अब एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह हो गया है. हमारे आसपास ही कितने लोग हैं जिन्होंने कैंसर को ओवरकम किया है. बहुत अच्छे अब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं. तो इसके बारे में बताइए कि लास्ट 20 ईयर्स में कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे चेंज हो गया है? मैडम, कैंसर का ट्रीटमेंट हर साल बहुत चेंज हो रहा है. कैंसर में अगर हम देखें, रिसर्च सबसे ज़्यादा हो रही है दुनिया में. हेल्थ केयर रिसर्च का जो बजट है उसका 65% कैंसर पे स्पेंड होता है. बिकॉज वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अभी भी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सल्यूशन नहीं निकला है. एंड उसी के कारण है कि कैंसर के इलाज में बहुत परिवर्तन आ गया है. कुछ ऐसी बीमारियां जो पहले लाइलाज मानी जाती थी, आज उनमें इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, खून का कैंसर, उसमें एक गोली से आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल लेता है. थेरेपीज़ बहुत नई नई आ गई हैं, वेदर इट इज़ टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब अब आ गई हैं, अवेलेबल हैं. ब्रेस्ट कैंसर में भी अब टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल रोल है. एंड फॉर्चुनेटली अब ये थेरेपीज़ इतनी कॉमनली एप्लीकेबल और अवेलेबल हैं
कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे शहर में हमारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। सो उसकी अवेलेबिलिटी भी होना और उसका रिसर्च भी होना, दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड इसी के लिए आज कैंसर वैसा शब्द नहीं रहा जो एक वक्त पे था जहाँ पे नाम सुनते से ही डरते थे। बिल्कुल। अब मैं आना चाहूँगी प्रीति मैडम की तरफ। जब किसी के को ये डायग्नोसिस मिलता है, तो आज भी जब ये इतना कॉमन हो गया है, ट्रीटमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं, तो भी वो कैसा अनुभव होता है? आई नो इट इज़ नॉट समथिंग प्लेजेंट जो हम बार बार विजिट करना चाहें, बट आप लगातार अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करती आ रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। 2015 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और मेरा पूरा ट्रीटमेंट विद सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन हुआ। फिर 7 साल हार्मोन थेरेपी ली मैंने और छोटे मोटे कुछ पॉलिपेक्टमी, फिर हिस्टेक्टमी एंड दिक्कतें छोटी मोटी आती रही उसके साथ भी। लेकिन जब पहली बार आपको पता चलता है तो यकीन मानिए वो जो 3 शब्द होते हैं ना, आई लव यू, उससे ज़्यादा हिला देता है यू हैव कैंसर। और उस समय आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई 1-2 ऐसे रिलेटिव फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस आपको पता होते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये ट्रीटमेंट और उसके बाद का आखिरी का समय। तो उस समय एक हिम्मत बना कर रखना और पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये ज़रूर है कि मैं आई एग्री विद यू कि पिछले 20 सालों में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है और हम मैनेजेबल से क्योरेबल तक पहुंच गए हैं। तो आज के समय में ये काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस रहती है, लेकिन फिर भी ये शब्द ही ऐसा है कि इनिशियल शॉक तो डेफिनेटली फैमिली को या इमीडिएट क्लोज जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, सभी बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। बिल्कुल। कुछ आज ये परी बाज़ार है, यहाँ पर हम सब अधिकतर महिलाएं हैं, तो हम ये बिल्कुल स्नेहा से जानना चाहेंगे कि महिलाओं में कॉमन कैंसर्स कौन से हैं और क्या वो स्टेप्स सब बच्चियाँ महिलाएं ले सकती हैं कि हमें आगे कैंसर हो ही नहीं, या अगर हो भी जाए तो हम उसे बहुत अर्ली डायग्नोस कर सकें। तो महिलाओं में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इट इज़ द बर्डन ऑफ दिस कैंसर इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,25,000 केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हर साल हमारे कंट्री में डायग्नोज होता है। और पूरे वर्ल्ड में जितने सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हैं, उसमें से 1 in every 5 women इज़ एन इंडियन। तो जिस हिसाब से बर्डन है उस हिसाब से अवेयरनेस नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस कैंसर, बिकॉज दिस कैंसर इज़ कैन बी एराडिकेटेड इफ़ प्रॉपर मेजर्स आर टेकन। ये कैंसर होता है एक वायरल एजेंट के द्वारा, जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड एंड इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ अदर कैंसर्स एज वेल, जैसे वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर जो कि महिलाओं के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में होता है, और इट ऑल्सो कॉजेज़ कैंसर इन मेल्स एज वेल, सच एज कैंसर ऑफ द पीनस एंड जेनाइटल वॉर्ड्स कॉज करता है। तो ये सारे कैंसर्स एक वायरस जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उससे होता है। और इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आ गया है which a lot of people don't know about, and this vaccine can be given to all the women from age of 9 to 45 years. From age of 9 to 15 years a 2-dose vaccine देते हैं 0 month पे और 2 months पे। After 15 years of age an additional dose 6 months पे दिया जाता है, and this vaccine is very effective. That's why the government is even thinking of including this vaccine in the national immunization schedule. इस वैक्सीन के अगेंस्ट आजकल बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं। Lot of people are not very keen on getting vaccinated against this virus
बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता है कि इस वैक्सीन से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन महिलाओं में ये स्टडी किया गया है कि दैट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी। इनफैक्ट ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट्स वाई यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। बहुतों को लगता है कि ये वैक्सीन सिर्फ औरतों के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेल्स आर लाइसेंस टू गेट दिस वैक्सीन, क्योंकि मेल्स में भी ऐसे कुछ कैंसर है जिससे ये प्रोटेक्ट करता है ये वैक्सीन। बहुत लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इक्वली इफेक्टिव फॉर बोथ सेक्सुअली एक्टिव एंड नॉट सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स। बस उसका एफिकेसी इस पे डिपेंड करता है कि जो पहला डोज है आप जितना अर्ली दोगे उतना इफेक्टिव रहेगा। तो दिस वैक्सीन, सो सर्वाइकल कैंसर इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ and it can be completely eradicated from a country if we vaccinate every individual of our country. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और हम जब पढ़ रहे थे कुछ 10-15 साल पहले, तब हम ये पढ़ते थे कि सर्वाइकल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़ विच इज़ नॉट प्रिवेंटेड। अब लकीली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। हमारी गवर्नमेंट अब इसको बहुत सीरियसली सोच रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लेने के लिए। बट तब तक जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम 10-11 साल की बच्चियों के बारे में भविष्य में सोचते भी नहीं हैं कि इनकी एज बड़ी होगी, इनको कैंसर हो सकता है। पर यही वो समय है, और जितना कम एज में आप वैक्सीन लगाएंगे उतना ज़्यादा उसकी जो एफिकेसी है वो अच्छी रहेगी। अब स्नेहा, अगर कोई है जो वैक्सीनेशन की एज से आगे जा चुका है, डेफिनेटली वैक्सीन की एफिकेसी 25-30 ईयर्स के बाद कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका रहता है। तो उनके लिए दूसरा ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि वो इजीली करा सकती हैं और जो कैंसर को होने के पहले ही प्री कैंसर स्टेज में ही पकड़ सकता हो? तो इसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे ओपीडी में हो जाते हैं। देर आर यूजुअली जो भी महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं एंड दे हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 24, उनके लिए वी हैव सर्टेन स्क्रीनिंग टेस्ट इन ऑल द हॉस्पिटल्स। तो 2 मेन स्क्रीनिंग टेस्ट जो वो कर सकते हैं वो है पैप स्मीयर और HPV टेस्ट। अब ये टेस्ट होते क्या है? तो पैप स्मीयर में हम क्या करते हैं, हम बच्चेदानी के मुंह से सैंपल ले लेते हैं और उस जिसे बोलते हैं पानी की जांच करते हैं और उसमें सेल्स देखते हैं। वो सेल्स अगर अबनॉर्मल है तो फिर हम उनको आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करते हैं उसे बोलते हैं HPV टेस्ट, विच इज़ बेसिकली उसमें क्या करते हैं, हम उसमें भी बच्चेदानी के मुंह से ही सैंपल लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि उस सैंपल में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है उसके अगेंस्ट कोई DNA है कि नहीं, वो उसका कोई DNA प्रेजेंट है कि नहीं। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट देन वी हैव टू टेस्ट देम, वी हैव टू कंफर्म द टेस्ट विद अ बायोप्सी। लेकिन अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव है तो वी डोंट नीड टू डू बायोप्सी। अगर पैप स्मीयर कर रहे हैं तो इन महिलाओं को every 3 years they have to get a repeat pap smear done till the age of 65 years। और अगर HPV DNA टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको हर 5 साल पे करना पड़ेगा ये रिपीट, टू कन्फर्म दैट यू आर नॉट हैविंग दिस कैंसर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, उसको कैंसरस बनने में ऑलमोस्ट अ डेकेड लग जाता है, 10 साल लग जाता है। तो अगर ये महिलाएं स्क्रीनिंग करें तो कैंसर बनने से पहले डिटेक्ट हो जाएगा, या फिर कैंसर हो भी गया तो एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा जब वो ट्रीटेबल है। इसलिए ये स्क्रीनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल ये पैप स्मीयर बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू फ्री में हो रहे हैं। इवन एट चिरायू वी आर डूइंग पैप स्मीयर फॉर फ्री फॉर ऑल आवर पेशेंट्स। सो आई वुड रिकमेंड दैट ऑल द women शुड गो अहेड विद these स्क्रीनिंग टेस्ट्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। हम सब महिलाएं जो हैं जब अपने चेकअप की बात आती है तो हमेशा झिझकते हैं, हमेशा हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि अरे ये तो टेस्ट महंगा होगा, अरे इसमें तो दिक्कत आएगी। बट हकीकत ये है, जैसा स्नेहा ने बताया, कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पतालों में भी मुझे लगता है 300-400 रुपये, यानी एक चाय के कप और कुछ समोसे, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होगी। और अगर आपका पैप स्मीयर नेगेटिव है तो अगले 3 साल से 5 साल तक आप बिल्कुल कैंसर की आपको कोई आशंका नहीं है। तो इतना अच्छा टेस्ट, इतना सस्ता टेस्ट और इतना इजीली अवेलेबल टेस्ट और किसी कैंसर के लिए नहीं है। तो जो भी महिलाएं हैं, हम सब पैनलिस्ट
हम सब परी बाज़ार की तरफ से आपको यही अर्ज करना चाहेंगे कि 300 रुपये 3 साल में हम अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने प्रिवेंटिव चेकअप के ऊपर बिल्कुल आराम से खर्च कर सकते हैं। अब जो दूसरे मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो स्क्रीनिंग है या जो टेस्टिंग है वो कैसे की जाए, इसके बारे में मे बी अनिकेत हमको बताएंगे और फिर बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी हमें थोड़ा सा बता सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जो भी विमेन आफ्टर अ सर्टेन एज, अगर 40 इयर्स की एज के बाद मैमोग्राफी टेस्टिंग कराना चाहिए। इससे रिलेटेड सारी बातें हमें आपके अपने खुद के डॉक्टर से, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से डिस्कस करके मैमोग्राफी टेस्टिंग, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर से कराना चाहिए। अगर हम मैमोग्राफी टेस्टिंग या बड़ी जांचें नहीं भी कराएं तो भी एक सिंपल डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिन करवाने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर ऑल दोज वुमेन जिनको एवरेज रिस्क है। एवरेज रिस्क मतलब जिनके परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, जिनको कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है, उनको 40 साल की उम्र के बाद सचेत हो जाना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके परिवार में कैंसर हैं, जिनको पहले कभी कैंसर हो चुका है, उनके लिए आफ्टर द एज ऑफ 25 हमको कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और ये हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन से करना चाहिए विथ आवर फिजिशियन, विथ आवर गायनिकोलॉजिस्ट, विथ अ कैंसर फिजिशियन और विथ अ नॉर्मल फिजिशियन। मैम प्रीति मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जनरली हम लोग जो महिलाएं होती हैं, हम अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से बड़े झिझकते हैं। हम ये सोचते हैं कि सोनोग्राफी कराने जाएंगे, वहाँ पे मेल डॉक्टर होगा या जिसके पास जाएंगे वो तो हम अपना एग्जामिन नहीं कराना चाहते। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं जो है ना, प्रायोरिटी होती है फैमिली, वर्क, नातेदार, रिश्तेदार, सारी जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सब प्रायोरिटी होती हैं, लेकिन अपने प्रति प्रायोरिटी नहीं होती है। झिझक भी एक कारण है कि कुछ हो भी रही है, बॉडी कई बार साइन सिग्नल्स देती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि वो कई सारे टेस्ट देंगे। हो सकता है मेल डॉक्टर हो सकता है कि बहुत अमाउंट खर्च हो जाए। तो हमारी प्रायोरिटीज़ गलत होती हैं कई बार। मुझे तो ऐसा लगता है बर्थडे पे साड़ी या ज्वेलरी गिफ्ट लेने से अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि स्टेज 0 या स्टेज 1 पर अगर हम पकड़ते हैं तो मेरा तो अब मिशन यही हो गया है। मैं अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे टॉक्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अर्ली डिटेक्शन हो। जैसे कोई वीड होती है, बारिश में आती है, हम एकदम से उखाड़ देते हैं तो वो जड़ से चली जाती है। हम उसे एक बड़ा पौधा बनने देंगे, बड़ा पेड़ बन जाने देंगे और अगस्त में वो जड़ें जमा लेगा। डॉक्टर के लिए ट्रीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू सर्वाइवल। तो ये एक चीज़ है जो हम महिलाओं को अपने प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहना चाहिए और सेल्फ चेकअप तो करते ही रहना चाहिए, पर साथ साथ में एक एज ग्रुप जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई है उस हिसाब से मैमोग्राम इज़ नॉट अ पेनफुल ट्रीटमेंट। उसमें आपको बस आराम से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। सोनो मैमोग्राम से आपका कंफर्म हो जाता है। FNAC भी बिल्कुल पेनलेस जैसा ही टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट आपको जल्दी से जल्दी डिटेक्शन की तरफ ले जाते हैं और इससे डॉक्टर को आपका इलाज करने में आसानी होगी। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर से पूरा ट्रस्ट एंड फेथ रखें। ये मान के चलें कि जो वो मेरा इलाज कर रहे हैं वो मेरे को उस ट्रीटमेंट से मैं अच्छी हो रही हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ट्रस्ट एंड फेथ रखना कि उसको पूरी बातों को माने और अपने इलाज को अपने हाथ में ले लें। कई बार क्या होता है, फैमिली वाले भूल गए, कोई मेडिकेशन है, कोई टेस्ट है, कोई इंजेक्शन लगने जाना है, तो उसका एक चेकलिस्ट ऐसा मैं बना के टिक लगा देती थी, इस डेट को ये होना है, इस तरह से। तो अपने
हेल्थ को, अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखें, ऐसा मेरा सबके लिए संदेश है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अब हम मुड़ते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो ट्रीटमेंट्स तो हम सबको पता ही है, जो एक इम्प्रेशन रहता है कि बहुत ख़तरनाक रहते हैं और बहुत बाल झड़ जाते हैं, बहुत वीकनेस आती है। तो अनिकेत, क्या चेंज हुआ है अब ट्रीटमेंट्स में? क्या अभी भी कीमोथेरेपी, रेडिकल सर्जरी, आपने बताया टैबलेट खा के भी कुछ ल्यूकीमिया के पेशेंट्स बहुत साल निकाल लेते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कैंसर, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मेरे मरीज़ जितना बीमारी से डरते हैं उससे शायद थोड़ा ज़्यादा उसके इलाज से डरते हैं। लेकिन अब कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ही बड़ा चेंज आ चुका है। कीमोथेरेपी से सबसे ज़्यादा डर जो रहता है वो वॉमिटिंग का रहता है। आजकल हमारे पास वॉमिटिंग की इतनी सारी दवाइयाँ हैं कि वो कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ही हम लगा देते हैं, तो उल्टियाँ जहाँ पहले 90% लोगों को होती थी, अब 10% से भी कम लोगों को होती है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो टेंशन रहती है लोगों को, वो ये रहती है कि कीमोथेरेपी से दर्द होता है, जबकि इसमें कोई, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कीमोथेरेपी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो मरीज़ों को ऐसा लगता है कि कुछ ये स्पेशल टाइप की थेरेपी है, पता नहीं क्या करेंगे, कोई मशीन में लेटाएंगे, जबकि वो केवल एक दवाई है। जैसे दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं वैसे ही कीमोथेरेपी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अब मॉलिक्यूल्स भी बहुत बदल गए हैं। अब टारगेटेड थेरेपी का ज़माना है, हार्मोनल थेरेपी का ज़माना है, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, इम्यूनोथेरेपी का ज़माना है, और इन मॉलिक्यूल्स में वो कीमोथेरेपी वाली टॉक्सिसिटीज़ होती ही नहीं है। एंड अब जैसे कि वो एग्जांपल हमने क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का दिया था, जिसमें इमाटिनिब नाम की एक दवाई आई, जिसे टाइम मैगजीन ने मैजिक बुलेट का नाम दिया था 2001 में। एंड इस मैजिक बुलेट ने एक ऐसी दवाई जो एक गोली पेशेंट को लेनी है और खून का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटली क्योर्ड, आप पूरी ज़िंदगी आप केवल एक गोली खानी है एंड इट विल बी इन कंट्रोल। सो दैट इज़ अ चेंज दैट वी हैव सीन। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में 1998 में पेशेंट का एवरेज लाइफ स्पैन 3 साल था। अब वही बीमारी में, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, एवरेज लाइफ स्पैन नॉर्मल है। ऑन एन एवरेज पेशेंट्स अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। दे विल डाई ऑफ समथिंग एल्स, दे विल नॉट डाई ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। एग्जैक्टली यही, इसी दवाई पर मेरा खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं आयरन मैन कॉम्पिटिशन के लिए गई थी कज़ाकिस्तान में, तो वहाँ पर बड़े एथलेटिक लुकिंग एक मेरे कोच के साथ ही ट्रेन करने वाले थे, उनका नाम है प्रतीक देसाई, और वो बड़े ही, वो फुल आयरन मैन कर रहे थे, मैं हाफ आयरन मैन कर रही थी। तो उन्हें देख के मैंने सोचा कि ये कितने एथलेटिक हैं और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ उन्होंने आयरन मैन कंप्लीट भी करी। 4 साल के बाद मुझे अभी पिछले महीने पता चला कि जब वो फुल आयरन मैन रेस कर रहे थे, वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए ये इमैटिनिब दवाई रोज खाते हुए उन्होंने आयरन मैन कंप्लीट करी है। तो ये मैं तो डॉक्टर हूँ, पर मेरे लिए भी ये बिल्कुल ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ थी। अब वो डिज़ीज़ फ्री हैं, और थ्रू आउट जब उनकी कीमोथेरेपी भी चलती थी, तब भी वो रोज़ सुबह रेस करते थे, 21 किलोमीटर रन करते थे, फिर जाते थे कीमोथेरेपी लेते थे। और मुझसे उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता था कि ये थकान सुबह दौड़ने के कारण है कि कीमोथेरेपी के कारण है, और मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम रोज़ हाफ मैराथन कर सकते हो जब तुम कीमोथेरेपी पे चल रहे हो। तो वाकई में ये कुछ एकदम इमेजिनेबल ही नहीं है जो हम लोग ट्रेडिशनल एक आइडिया रहता है उसके अकॉर्डिंग। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस तो काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रही है, लेकिन उसकी नॉलेज सोसाइटी में उतना तेज़ी से पहुंच नहीं पा रही है। एंड आई थिंक इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का अवेयरनेस डेलीगेशन, इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम उस चीज़ को और तेज़ी से बढ़ाएगा कि हमारे नॉलेज जो सोसाइटी की है उसमें इजाफा होने की ज़रूरत है। सॉरी टू इंटरप्ट, बाहर जिसने भी बाहर गाड़ियां लगाई हैं रोड पे, प्लीज़ अपनी गाड़ियां हटा लीजिए। बार बार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, बाद में टो हो जाएंगी। आप अपनी गाड़ियां हटा लीजिए प्लीज़। जिसने भी साइड में गाड़ियां लगाई हैं बाहर रोड पे, अपनी गाड़ियां हटा लीजिए।
जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है, जनरली मैंने दो एक्सट्रीम्स देखे हैं। एक एक्सट्रीम ये होता है कि हम जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो बड़े टॉक्सिक हैं, हम अपने माइंड की पावर से, हम योग से, हम खान पान से इसको ओवरकम कर लेंगे, हम कम्प्लीटली ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ चले जाएंगे। दूसरे वो रहते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसका जो ट्रीटमेंट है वो तो सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी, और वो इस पूरे प्रोसेस में अपनी जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो अब मैं आरती जी से पूछना चाहूँगी, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, इन हेल्पिंग देम हील, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद कैंसर? मैं जो विधा प्रैक्टिस करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड साउंड हीलिंग। सो डील विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। इसमें आप लोग दोनों ऑन्कोलॉजी से कनेक्टेड हैं, यू आर एन ऑन्कोलॉजिस्ट। आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ डॉक्टर मिचेल गिनोर। ही वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन मैनहट्टन. He started practicing singing bowls for his patients. There's a small story. एक बुद्धिस्ट मॉन्क उनके पास वार्ड में एडमिट हुए थे, एंड वाइल डिपार्टिंग ही गिफ्टेड अ सिंगिंग बोल टू डॉक्टर मिचेल गिनोर, and he started playing those bowls in the ward in the evening during chemotherapy. And he was very happy to see कि there was an instant sense of relief. People were very happy. Then he was interested to know, and in his autobiography he writes there are quite a few books on sound healing by Dr. Mitchell Ginor, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे मेडिकल के डेज में कोई मुझे बताता कि मैं कैंसर के इलाज में सिंगिंग बोल्स यूज़ करूँगा तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू लाफ ऑफ. बट साउंड इज़ एन अमेजिंग थिंग. मेरे अपने पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी. जो भी चीज़ें आप लोगों को होती हैं, स्ट्रेस होता है, नॉजिया होता है, एक तो मुझे लगता है कैंसर मतलब अनुचित नहीं होगा अगर मैं बोलूँ, इट्स काइंड ऑफ अ बॉम्ब. व्हेन द डॉक्टर रिवील्स कि आपको कैंसर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. हमें लगता है कि ऐसा क्या गलती हुई जो हमें कैंसर हो गया. कहीं ना कहीं एक गिल्ट आता है, बॉडी में बॉडी शेमिंग आती है, एक अननोन फियर होता है ऑल द टाइम कि रीऑकर ना हो जाए. एंड ऑफ कोर्स द ट्रीटमेंट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कहीं ना कहीं हमें एक कांस्टेंट, एक अनवरत प्रक्रिया शुरू हो जाती है हॉस्पिटल जाने की. ये साइकोलॉजिकली ज़रूर हमें कहीं ना कहीं तनाव में डालती है. एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, योर ब्लड प्रेशर, योर हार्ट रेट. आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं पढ़ रही थी अबाउट द प्लेसिबो इफेक्ट. एंड एक डॉक्टर थे हु स्टार्टेड यूजिंग वॉमिट का, वो कुछ मेजरमेंट करना चाह रहे थे, उसके लिए ही स्टार्टेड गिविंग द मेडिसिन जिस वॉमिट होती थी. ही वांटेड टू मेजर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी वॉमिट होती है, एंड ही टोल्ड कि इससे आपको वॉमिट नहीं होगी. एंड आउट ऑफ 10 पीपल 7 रिपोर्टेड कि हमारी वॉमिट इससे ठीक हो गई. तो कहीं ना कहीं मन जो होता है, योर माइंड एंड योर बॉडी इज़ ऑलवेज कनेक्टेड. तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि हम ठीक नहीं हो सकते, तो मैं कहती हूँ आप अपनी साइड रहिए, आप लगातार ये कहते रहिए कि हम ठीक हो सकते हैं. तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. एंड नाउ द रिसर्च, हार्वर्ड, all the research centers say that meditation has the power to heal you. Sound healing is amazingly useful. और मैं कैंसर के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सिंपल साउंड्स जो आपको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इनका प्रचार प्रसार करती रहती हूँ. एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सर्व यू ऑल. कभी भी किसी को भी आवश्यकता हो, ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ मैं ये भी समझाती हूँ कि डोंट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस. इट वुड नॉट क्योर, ये आपका क्योर नहीं करेगा. क्योर तो देखिए वर्ड ही नहीं है. जब एक बार आपको इस तरह की डिजीजेस हो जाती हैं तो हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं. बट इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू रिकवर फास्टर, लीड अ हैप्पी लाइफ. हम जब तक हैं दुनिया में, हमें कुछ ना कुछ से तो कभी ना कभी जाना ही है, पर जब तक ज़ील से जिए, ऑप्टिमिस्टिक रहें, गिव लॉट्स ऑफ अफर्मेशंस, हैप्पी रहें, मेडिटेट करें और स्वस्थ रहें. थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू. और मैं तो खुद मैडम से ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ साउंड हीलिंग, और मैं पर्सनली बता सकती हूँ
कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। अब जैसे ही कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि कौन सी स्टेज में है, क्या ठीक हो जाऊंगी। और दूसरा सवाल अनिकेत रहता है कि मैडम दिल्ली जाऊं कि बॉम्बे, तो ये बताओ कि कहाँ जाना चाहिए। मैम अब वो ज़माने चले गए जब दिल्ली बॉम्बे की बात होती थी। अब भोपाल में सब कुछ अवेलेबल है एंड बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आज भी पेशेंट्स के अंदर ये फीलिंग है, क्योंकि इतने टाइम से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो अभी भी उनके मन में ये फीलिंग है कि शायद मुंबई या दिल्ली में इलाज बेहतर होगा, अवेलेबिलिटी बेहतर होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही केवल सारी चीज़ें भोपाल शहर में अवेलेबल हैं, बल्कि जो सर्विसेज उनको भोपाल में मिल सकती हैं, बीइंग सिटीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स जो बेनिफिट मिल सकता है, वो बेनिफिट छोड़ के वो मुंबई दिल्ली जाते हैं, जहाँ पे उनको वो बेनिफिट भी नहीं मिलता एंड एसेंशियली मेडिकल साइंस का जो इवोल्यूशन है वो इस कदर हो चुका है कि अब सारी चीज़ें जो मुंबई दिल्ली में मिलती थी वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। वी हैव एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, वी हैव a psychiatrist who is specially focusing on oncology care, we have a medical oncologist, a surgical oncologist, a radiation oncologist, उसकी जो machines हैं, जो nuclear scans हैं, जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी मुंबई या दिल्ली में होती है वो सब अपने सेंटर्स में अवेलेबल है। सो आई थिंक दैट इज़ ये अभी भी एक दिमाग में कंसेप्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसा सच्चाई से बहुत दूर सही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी जब बीमारी आती है जिसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलना है, तो हम जितना ज़्यादा अपने शहर से, अपने घर से, अपने अपनों से दूर रहेंगे, उतना हमारा ट्रीटमेंट महंगा तो होगा ही, साथ में स्ट्रेसफुल भी हो जाएगा। तो जो चीज़ बहुत आराम से हम अपने शहर में कुछ मिनटों में जाके करा सकते हैं, उसको हम अननेसेसरी लंबा कर देते हैं। और आखिरी में मेरे ख्याल से बहुत से पेशेंट्स वापस आते होंगे वहाँ का पर्चा लेके कि वहाँ के डॉक्टर ने वापस आपके पास में भेज दिया है। Yes, ma'am. बहुत सारे पेशेंट्स हैं। करेक्ट। अब हमने कॉमन जो कैंसर्स हैं, हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात करी, हमने पैप्समियर और हमने सर्वाइकल कैंसर की भी बात करी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है और भोपाल शायद काफ़ी लीडिंग है उस मामले में, और वो है ओरल कैंसर। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में आज भी अवेयरनेस उतनी नहीं है और अभी भी लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अपने जीवन में कि जिससे वो इसकी तरफ जा रहे हैं। हेड एंड नेक कैंसर में भोपाल इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली भोपाल में हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है। एक आम तौर पे एक कैंसर फिजिशियन की प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, मेरी प्रैक्टिस में अगर मैं 100 पेशेंट दिन में देख रहा हूँ, तो उसमें से करीबन 50 पेशेंट्स उस कैंसर्स के हैं जो कि तंबाकू के सेवन के कारण हैं, जो कि टोबैको चूइंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग के कारण है। भोपाल के अंदर स्पेशली तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है और भोपाल के आसपास के इलाकों में, जिसके कारण मुंह का कैंसर भोपाल में बहुत ज़्यादा है। होता अक्सर ये है कि पेशेंट्स को छोटा सा छाला होता है, जिसके कारण तंबाकू खाने में दिक्कत होती है और अक्सर लोग तंबाकू छोड़ देते हैं। 2 या 3 महीने पहले तंबाकू छोड़ा होता है, फिर वो आते हैं डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर के पास जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको कैंसर हो गया है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब तंबाकू छोड़ दिया था इसलिए हो गया। तो इवन दो कि तंबाकू के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन समहाउ हम अपनी पॉपुलेशन को, हम अपने लोगों को ये समझाने में फेल हो रहे हैं कि उनको इसको पूरी तरीके से बंद करना है। थोड़ा सा तंबाकू का सेवन से जो चीज़ शुरू होती है, और एज अ कैंसर फिजिशियन आई कैन टेल यू कि मैं 22 साल के लड़के को भी कैंसर होते देखा है। लाइक आई हैव सीन 19-year-old बॉय विथ अ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो आप सोचिए उसने तंबाकू का सेवन कब शुरू कर दिया होगा। इट टेक्स 5 to 7 years फॉर somebody टू डेवलप कैंसर।
तो उसने तंबाकू का सेवन 10 साल 11 साल की उम्र में शुरू किया होगा, तब जाके उसको 19 साल की उम्र में कैंसर हो गया। तो ये हमारे सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें इमीडिएटली रोकने की ज़रूरत है और इस पर एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को कि तंबाकू से कैंसर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। एक कैंसर स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस में 50% पेशेंट्स कैंसर के केवल तंबाकू के कारण। बिल्कुल, यानी कि कई सारे जो कैंसर के केसेस हमारे आसपास हो रहे हैं, हम उन्हें खरीद के मोल से खरीद रहे हैं। हम जो तंबाकू खरीद रहे हैं, हम एक्चुअली कैंसर और इनफर्टिलिटी एक साथ उसके हमें फ्री में मिल रहा है। अब मैं स्नेहा से पूछना चाहूँगी, आप इनफर्टिलिटी के भी पेशेंट्स देखती हैं। जब पहले कैंसर हो जाता था तो हमेशा ये सोचा जाता था कि अब कैसे भी करके जान बच जाए, बट जैसा अनिकेत ने बताया और जैसा हम देखते भी है कि आजकल यंग एज में भी कैंसर होता है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक्चुअली क्या है और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको इस बारे में क्यों अवेयरनेस होना ज़रूरी है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का सिंपल ये मतलब है कि यदि आपको कैंसर हो गया है तो भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आगे आप कंसीव कर सकते हैं जब आप कैंसर फ्री हो जाएंगे। तो उनके बारे में स्नेहा हमको बताइए। तो बहुत आजकल कैंसर बहुत तेज़ी से मिल रहा है हमें, और बहुत यंग एज ग्रुप में भी दिखने को मिल रहा है। तो अक्सर एंड इट्स क्योरेबल, राइट, इट्स क्योरेबल काफ़ी हद तक, एंड दे लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो उनको ऐसा लगता है कि एक बार कैंसर ट्रीट हो जाएगा तो दे वुड वांट टू हैव अ बेबी। तो इसलिए हमेशा एक फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है ऐसे कैंसर पेशेंट्स का, मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल हु आर नॉट मैरिड, who are wanting to get married later and want to lead a normal life, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो IVF के द्वारा, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके द्वारा वो अपने एग्स पहले से ही प्रिजर्व कर ले। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास जिसे बच्चेदानी की कैंसर हो गया और वो आगे वो चाहती है कि उसे अपना फैमिली प्लान करना है, तो वो अपना एग्स प्रिजर्व करके अपना ऑपरेशन करवा ले, कैंसर की ऑपरेशन करवा ले, जिसमें बच्चेदानी भी निकाला जाता है, अंडादानी और अंडावहिनी सब कुछ निकाला जाता है, पर उसके एग्स प्रिजर्व होते हैं। और वो एग्स को वापस जब वो रेडी है अपना फैमिली प्लान करने के लिए, वो सरोगेसी के द्वारा अपना एक फैमिली कंप्लीट कर सकती है। तो वो उसके पास एक ये ऑप्शन रहता है। और हाल ही में हमारी एक कज़िन है, उससे शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्लड कैंसर। अब ये प्लान किया गया था कि ओके अब हम उनको कीमोथेरेपी देंगे। अब अक्सर कीमोथेरेपी से जो एग्स होते हैं ओवरीज में वो कम हो जाते हैं, तो शी वुडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ बेबी वंस द ट्रीटमेंट वाज ओवर, एंड शी इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड। तो हमने ये डिसाइड किया था कि वी विल प्रिजर्व हर एग्स। और शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, तो इसलिए उनके हस्बैंड का भी सैंपल ले लिया था, एम्ब्रियोज़ बना के हमने उनका प्रिजर्व कर दिया। अब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। व्हेन शी इज़ रेडी टू हैव अ बेबी, वो अपना एम्ब्रियोज़ वापस ट्रांसफ़र करवा के अपना फैमिली कंप्लीट कर सकती है। तो साइंस इज़ गोइंग वेरी अहेड विद दिस। और इस IVF के द्वारा हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू गिव अ कैंसर पेशेंट अ लाइफ वेरी क्लोज टू नॉर्मल। तो दे शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस बिफोर गोइंग अहेड विद द ट्रीटमेंट। बिल्कुल, तो आप सब लोग जो आज इस पैनल को सुन रहे हैं, कई बार जो पेशेंट खुद है वो इस माइंडसेट में होता ही नहीं है, इतना आगे सोच ही नहीं पाता। तो ऐसे टाइम पे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली आपको उनको ये सजेस्ट करना चाहिए कि ठीक है आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से तो करा ही रहे हैं, पर साथ में एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप ज़रूर ओपिनियन लेके इस एस्पेक्ट को भी कवर करिए, क्योंकि एक बार आपने कीमो ले लिया, रेडिएशन ले लिया, सर्जरी हो गई, देन मे बी देयर इज़ नो कमिंग बैक, फिर यू हैव ओनली रिग्रेट। Preeti ma'am, when it comes to not only the diagnosis but treatment, so what is the role of the family and the society? फैमिली इज़ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। जब आपका परिवार आपके साथ है तो फिर आप इस बीमारी से बहुत आसानी से लड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वही हैं जो आपको उस समय रेस्ट की ज़रूरत है, या आपसे घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, या आपको कुछ स्पेशल खाने की इच्छा हो रही है, तो वो प्लस साथ ही साथ वो आपको हिम्मत बंधाते हैं कि हम हैं, अब कुछ नहीं होगा, वील टेक केयर ऑफ़ यू। सोसाइटी के लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो एक कैंसर पेशेंट का मनोबल तोड़ देता है।
कि अरे तुमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हें कैसे कैंसर हो गया, एज इफ कि कोई पाप करने वाले को ही कैंसर होगा, या फिर फलाने की बहू को भी हुआ था, वो तो अब मर गई। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग वी वांट टू लिसन, क्योंकि मरना तो हम सभी को है किसी न किसी चीज़ से, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो तो लास्ट स्ट्रॉ जो भी है तिनका आपको चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि नहीं, मैं जी जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं इस परेशानी से उबर जाऊंगी। तो कई बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने तो घर में लोगों का आना जाना इसलिए भी बंद करा दिया कि एक तो केमोथेरेपी में इम्यूनिटी लो थी, तो इन्फेक्शन होने की संभावना है, और ऐसा कोई कुछ बोल जाता था तो उससे मैं बड़ी मायूस हो जाती थी कि मतलब ये क्या कह गए। तो प्लीज़ 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो ऐसी बातें ना करें, हिम्मत जितनी बंधा सकते हैं उतनी बंधा दीजिए, और दूसरा कहाँ काटा, कितना काटा, क्या पार्ट अब नहीं है, ऐसे सवाल भी ना पूछें, क्योंकि कई बार वो बड़े मुश्किल में डाल देते हैं कि क्या मतलब जवाब दिया जाए। और अगर हेल्प कर सकते तो फूल ना ले जाएं, कुछ पका के उनके लिए कोई लाइट मील ले जाएं। फ्लावर्स से तो और मतलब परेशानियां हो जाती हैं, उसमें जो केमिकल स्प्रे होते हैं। तो बी ट्राई टू बी हेल्पफुल एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अ कैंसर पेशेंट रादर देन आप उनका मनोबल खराब करें। जी। बाहर जिन्होंने गौहर महल के गाड़ियां लगाई हैं प्लीज़ हटा दीजिए, अभी सीएम साहब का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस आ चुकी है, वो गाड़ियां उठा के ले जाएगी, प्लीज़ अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, बार बार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। बाहर जिन्होंने भी गाड़ियां लगाई हैं प्लीज़ हटा लीजिए। अनिकेत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके प्रैक्टिस में आपने कौन से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स की कहानियाँ बताइए जो आपको भी मेमोरेबल हैं और जो आपके लिए भी इंस्पिरेशन रही हैं। मैम, अभी हमने कैंसर में माइंड की बात करी, और कैंसर आई ट्रूली बिलीव इज़ अ साइकियाट्रिक इमरजेंसी। कैंसर का वर्ड सुन के कैंसर की जो पैथोफिजियोलॉजी है, कैंसर का जो बीमारी का जो असर है, उसके साथ साथ उसकी टेंशन, उससे होने वाले पेशेंट के मन में जो कहानी चलती है, जो सोच चलती है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि कैंसर के अंदर कुछ पेशेंट्स ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ पेशेंट्स अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पे वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जिनमें हमें एक होप दिखती है, जिसे हिंदी में जिजीविषा कहते हैं, द विल टू लिव, वो दिखाई देता है। एंड वन ऑफ माई वेरी इम्पोर्टेंट पेशेंट, क्लोज फैमिली मेम्बर, जिनको ब्लड कैंसर था, जिनको लिम्फोमा था, एंड तब उनकी शादी नहीं हुई थी। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मैंने ये देखा कि परिवार का उनको पूरा सपोर्ट मिला, उनके अंदर एक होप था, एक पॉजिटिविटी थी, और उस पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया। आफ्टर 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी शी हैड कंप्लीट रिस्पॉन्स। पूरी स्टेज 4 की डिजीज़ में कोई भी डिजीज़ बची नहीं थी। एंड देन शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर वेडिंग, एंड शी रिसेंटली गॉट मैरिड 1 month बैक। एंड उसमें जो बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने को मुझे मिली वो ये था कि what she would always ask me was, at this time I am going to be married, तो मेरे बाल कितने आ जाएंगे, and at what kind of wig can I make. Her concern was always looking at the future with a positive spirit, and I think that helped her. And by grace of God she's doing very well. अब उसकी शादी हो गई है, she's a financial analyst, and she's going to Cayman Islands very soon. And fortunately she's also my sister, she's also my cousin,
सो इट ब्रिंग्स इमेंस जॉय टू मी कि मैंने उसका ट्रीटमेंट किया. एंड तो ये द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल टू एवरी कैंसर पेशेंट इज़ दैट उनके अंदर एक जो विल टू लिव होता है, जो एक जीने की इच्छा होती है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए. उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, चाहे वो स्टेज 4 कैंसर भी क्यों ना हो, चाहे लाइफ लिमिटेड भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. एंड उस चीज़ पे ही ध्यान रखते हुए हम लोग आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया मैम रिगार्डिंग फर्टिलिटी. एक औरत के लिए माँ बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है, और एक पेरेंट बनना एक इच्छा होती है हर किसी की. उस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हुए कैंसर का इलाज हमेशा ट्यूमर बोर्ड के साथ किया जाता है. कैंसर का इलाज हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ किया जाता है. जैसे कि हमने चिरायु में ये कर रखा है कि जब भी एक कैंसर का पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होगा, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक साथ में बैठ के उस पेशेंट का डिस्कशन करेंगे. जैसे कि फर्टिलिटी सर्विसेज के बारे में पहले से डिसाइड हो जाएगा. जब पहली कीमोथेरेपी लगेगी उसके पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि एग हमको प्रिजर्व करना है. साइकियाट्रिक केयर उस दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन हमने बायोप्सी करी थी, क्योंकि बायोप्सी के बाद एक एंग्जाइटी होती है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती. पूरे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑन्कोलॉजी केयर, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो ऑपरेशन के बाद, चाहे वो छोटी चीज़ें हों जो पेशेंट के माइंड पे इफेक्ट डालती हैं, वो सारी चीज़ों का ख्याल शुरुआत से पहले दिन से रखा जाना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे एक टीम के साथ एक पेशेंट का इलाज किया जाए. उस अप्रोच के साथ हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमें बेहतर. बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, और सारे जितने श्रोता हैं सबको ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए. जब किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर डायग्नोस हो जाए तो ये मत सोचिए कि मैं दिल्ली जाऊं कि मैं बॉम्बे जाऊं. आप ऐसे सेंटर को चूज़ करिए जहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी हो, क्योंकि एक पर्सन कभी भी कैंसर का इलाज नहीं कर सकता. एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि इट टेक्स अ विलेज जैसा हम बोलते हैं. तो हमें वही सेंटर का चुनाव करना चाहिए कि जहाँ पर ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हों, और केयर जो है, जैसा अनिकेत ने बताया, कि वो फ्रैगमेंटेड नहीं हो कि यहाँ से रिपोर्ट वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ पे आ रही है, फ़ोन पे बात हो रही है. सब एक साथ एक टेबल पे बैठ के और डिस्कस करके आपको बेस्ट आउटकम दे सकें. प्रीति मैम, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, अनिकेत ने बहुत अच्छा बोला कि हमें रोज़ सुबह उठ के कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम कल ये करने वाले हैं. जब आपके साथ ये हुआ तो उस समय बच्चे क्या कर रहे थे, और क्या था जिसने व्हाट इज इट दैट केप्ट यू गोइंग? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि उस समय 2015 में मेरी बेटी अवनी CS में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आई थी, एंड शी वाज यंगेस्ट एट दैट टाइम, 19 की एज में. NLIU में वो पढ़ रही थी, BLLB ऑनर्स कर रही थी. बेटा अनादि जो है वो CA फाइनल कर रहा था और उसने UGC नेट का एग्ज़ाम जस्ट क्लियर किया. मैं एक्सेलेंस कॉलेज में कॉमर्स की प्रोफेसर प्रमोट होके पोस्ट हुई थी, और हस्बैंड अच्छा कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट है लीडिंग भोपाल के. तो लाइफ में जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बस इससे अच्छा और क्या चाहिए. एंड वन फाइन डे एक छोटा सा लंप आपको शावर में मिलता है. एक इच्छा तो हुई थी कि बस आंख मूंद लूँ और भूल जाऊँ कि ऐसा कुछ पता चला है. एंड आई थिंक इट वाज गॉड्स विल, जो उन्होंने एक छोटे से रेड डॉट के रूप में मुझे दिखा, और मैंने उसको टच किया कि मच्छर ने काटा है क्या. एंड माई फिंगर वेंट दिस डीप, एंड एक मटर के छोटे से दाने के बराबर एक छोटा सा लंप फील हुआ. एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि एक लंप फील हुआ. एंड माई मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो 2002 में उनकी डेथ हुई थी, और 2015 में जब ये हुआ तो लाइफ परफेक्ट चल रही है. एंड सडनली मतलब बिजली 2 बार एक जगह पर नहीं गिरती है, लेकिन जब वो सेम डे ही टुक मी फॉर अ मैमोग्राम. इसे नहीं, मैं कल तक भी नहीं वेट करूँगा, हम आज ही इसको एलिमिनेट करेंगे. एंड मैं कॉलेज से सीधे भागते हुए गई थी कि बस मैं यूँ जाऊँगी, वो कैल्शियम या एक फाइब्रॉइड है या कुछ भी ऐसा बेनाइन सा है, और मैं दौड़ के वापस आऊँगी और मैं अपने काम में लग जाऊँगी. बट ऐसा नहीं हुआ. तो
मतलब परिवार का तो बिल्कुल ऐसा उथल पुथल मच गई थी उस समय। पर एक चीज़ जो मुझे आगे बढ़ाते रही कि नहीं, मुझे बच्चों की बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं और मुझे उनके और माइलस्टोन्स लाइफ में देखने हैं। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखा कि नहीं, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड आई विल गेट माई लाइफ बैक। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी बहू सामने है और ग्रैंड डॉटर मस्ती कर रही है और बेटी अभी ऑक्सफोर्ड में एमएस कर रही है। तो मतलब वो जो समय होता है कि पॉजिटिव रहने के लिए आप अपने आगे एक वो कैरेट लटका लेते हैं कि नहीं अभी ये है, अब इसके बाद ये है। तो मुझे इस तरह से एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और आई वुड लाइक टू ऐड, उसी इसको मैंने डायरी में नोट किया था और मेरी जो भी जर्नी थी वो डायरी की उसको मैंने बुक फॉर्म में निकाला टू मोटिवेट अदर कैंसर पेशेंट्स। तो क्या हुआ था कि कुछ पोएम्स लिखी थी, कुछ रेसिपीज़ थी जो मुझे उस समय सूद करती थी और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स मैंने खुद भी पता लगाए कि केमो में क्या नहीं करना या रेडिएशन में क्या ध्यान रखना है। तो उस पूरी चीज़ को मैंने एक बुक फॉर्म में 2018 में आई थी, टच्ड बाय कैंसर नाम से। और वो इसीलिए लिखी थी कि दूसरे कैंसर पेशेंट्स को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि किस तरह से हम कैंसर होने के बावजूद भी आगे लाइफ में प्रॉपर बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से वापस अपनी ट्रीटमेंट के बाद अपना इलाज को आगे ले जाके लाइफ को वापस जी सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट आके जुड़ गई है। मैम, आप क्यों नहीं हमें अपनी बुक दिखाती हैं और मे बी विथ विवाना वी कैन हैव अ नाइस पिक्चर। ओके। बाहर से प्लीज़ अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, पुलिस अभी क्रेन लेके जा रही है। तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर किसी की गाड़ी टो हो जाए। प्लीज़ आप अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, मैं बार बार अनाउंस कर रही हूँ। हाँ, सीएम मूवमेंट हो रहा है इस टाइम, पुलिस सबकी गाड़ियां टो कर रही हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियां हटा लीजिए प्लीज़। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक। आप में से जो लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक अमेजन पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिफोर यू लीव, एक शॉर्ट पार्टिंग मैसेज आप सबसे, आरती मैडम से शुरू करना चाहूँगी। शॉर्ट मैसेज टू एवरीबडी रिगार्डिंग कैंसर। माइक हमारी 5th पैनलिस्ट के पास चला गया है। आज का मैसेज यही है परी बाज़ार के माध्यम से कि आप जो भी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर चेकअप्स कर सकते हैं। और जब कभी भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कीप इन माइंड कि आपके शरीर के साथ साथ आपको अपने माइंड पे भी काम करना है। सो डोंट फॉरगेट टू मेडिटेट ड्यूरिंग दिस टफ टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे किसी को तकलीफ ना हो, पर अगर होती है तो ज़रूर हम सब ध्यान रखें। थैंक यू। अभी देंगे। आप सभी ने सुन और कैंसर जैसे सेंसिटिव वर्ड पर हम सबको बहुत ही कंपैशनेट होके भी कैंसर पेशेंट के साथ उसको देखना है। और प्रिवेंशन के लिए कहूँगी एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखनी है कि स्ट्रेस को जितना हम कम कर सके, स्पेशली विमेन के लिए डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हैं, वर्क एंड लाइफ दोनों को बैलेंस करना है, तो लर्न टू से नो कि इतना मैं कर पाऊंगी और इसके बियॉन्ड मेरे से नहीं होगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए प्रमोट करना चाहूँगी कि ऑल फीमेल्स शुड गो अहेड
and get themselves vaccinated, get everybody around them vaccinated. और माहवारी में कोई भी दिक्कत हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिले, क्योंकि टाइमली सब कुछ डिटेक्ट हो जाए, डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं यही कहना चाहूँगा, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। सेहत है, जान है तो जहान है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्रॉपरली टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सही इलाज होगा, और सही इलाज होगा तो आपकी ज़िंदगी में वृद्धि होगी, आप चिरायु होंगे, भारत चिरायु हो।